अच्छा हो तो अच्छे शब्द इस्तेमाल करो। कोई अच्छा ही नहीं है और देश को तबाह और बर्बाद कर रहा हो और उद्योगपतियों की गुलामी कर रहा हो, इस देश के लिए इससे ज्यादा और क्या मतलब। तो ये जो स्थिति है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक ही चीज अच्छी हो सकती है कि उन्हें सद्बुद्धि मिले और ये तीनों कानून तत्काल वापस हो जाए और एमएसपी को कानून बना दिया जाए, बस यही है। आप पूरा रिकॉर्ड देखो सर, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखो। मोदी जी ने अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों की गुलामी करने के अलावा और क्या काम किया है? आप बताओ, आप जितने भी उद्योगपति हैं, 7,95,000 करोड़ रुपया, 7,95,000 करोड़ रुपया इन्हीं उद्योगपतियों का मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। कर्जा माफ किया है। टैक्स में जो छूट दी है लाखों करोड़ की, वो रही अलग। इसके अलावा जो और चीजें हैं उनको और सपोर्ट लगातार दे रही है सरकार। तो क्या कहोगे आप इसको? ये जो कानून बनाया गया है, ये इन्हीं के लिए तो बनाया गया है। अंबानी अपने गोदाम में रखेगा और अडानी अपने गोदाम में रखेगा और अंबानी उस गोदाम से लेके माल दुकानों पे बेचेगा, बाकी सारी दुकानों पे ताले लग जाने हैं। इसी के लिए है ये सब कुछ। इस देश के जो आज की तारीख में लोगों के 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है, ये कानून आने के बाद में इस देश के उन 1% लोगों के पास में इस देश की कम से कम 90% संपत्ति हाथ में चली जाएगी और बाकी जो 10% है उसमें 99% लोग जिएंगे। आप ऐसे समझो, मैं समझाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा लोगों को कि मानो 100 लोग हैं, एक जगह रहते हैं 100 लोग। उन 100 लोगों को हकीकत में ईमानदारी से न्याय अगर है तो उनका सबका बराबर का हिस्सा है। उन 100 लोगों में से जो 100 रोटियां हैं, आज की तारीख में वो 73 रोटियां तो एक आदमी ले रहा है, ऐसे माने आप। और जब आने वाले समय में ये कानून लागू हो जाएगा, उन 100 में से 90 रोटियां एक आदमी के पास चली जाएंगी और बाकी जो 99 लोग हैं वो केवल 10 रोटियों पर गुजारा करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? देश की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कानून उसी के लिए है, उसी के लिए बनाया गया है। सरकार कहती है कि हम किसानों के हित की बात करें, उनके, और सरकार को तो पता ही नहीं है हित क्या होता है। सरकार से पूछो तो किसानों का हित भूल जा, तू अपनी बात कर। मोदी जी से ये पूछो, ये कानून अगर आप वापस ले लेते हैं तुम्हें क्या नुकसान है, इस देश की सरकार को क्या नुकसान है, ये बताएं। ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, मैं पूछ रहा हूं बार बार कि मोदी जी ये बताएं, ये कानून अगर वापस ले लेते हैं सरकार को क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है, ये बताओ आप। हमारे नुकसान की फायदे की छोड़ दो। हम तो जानते हैं कि ये जो कानून है पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए कानून है, कहा जा रहा है किसानों के भले का कानून है। अफसोस ये है कि मोदी जी इधर उधर की बातें करते हैं, कानून की बात नहीं करते। वो जो कानून है, जो उसका एक एक सेक्शन है, वो ना तो मोदी जी ने पढ़ा, क्योंकि मोदी जी तो अनपढ़ आदमी हैं, और ऐसे ही अनपढ़ जो प्रधानमंत्री उसकी अनपढ़ टीम है। तो कृषि मंत्री ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो कृषि मंत्री को जो वो आईएएस होते हैं ना, वो लिख के पर्चा देते हैं, उसे पढ़ के बोलते हैं। ये स्थिति उनकी है सबकी। तो अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ मंत्री और पूरी मंडली जो है उनकी अनपढ़ है, कानून उन्होंने पढ़ा नहीं है, बेकार की बात करते हैं, कानून पर बात नहीं करते। उनसे क्या बात करें? 8 दौर की वार्ता हो चुकी है और 8 दौर की वार्ता में सब विफलता रही है, तो फेलियर किसानों की तरफ से रहा या नहीं? हमारा कोई फेलियर नहीं है। हम तो सरकार का सम्मान करते हुए, लोकतांत्रिक पद्धति का सम्मान करते हुए बात करने के लिए हम जा रहे हैं जी। सरकार जो है, सारी गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार इधर उधर की बात कर रही है। सरकार को मैं बार बार यही कह रहा हूं ना कि आप कानून पे बात करो, कानून पे सरकार बात नहीं करती है और कह रही है कि कानून को छोड़ के बाकी बात करो। अबे बाकी बात क्या करनी है? यहाँ कोई हम घूमने आए हैं क्या? ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? ये तुम्हारी रोटी ज्यादा बढ़िया, हमारी सूखी रोटी बढ़िया, हम तो वही खा रहे हैं और वही खा भी रहे हैं। लंगर से खाना जाता है किसान नेताओं का, उसी को खाते हैं और आराम से जो है सुख से अपने चैन से रह के अपने आंदोलन को मजबूत करते चले जाने लगा। तो सिंपल इतनी सी बात है। आप खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानून के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो क्या आप जैसे लोगों से मोदी सरकार को सलाह नहीं लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, सलाह लेने के लिए तो एक से बढ़ के एक व्यक्ति है। अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन आप इसको समझें। देखिए, मेरी बातें कई बार बुरी लगती हैं, चुभती हैं। सलाह कौन व्यक्ति लेगा? जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। अफसोस मोदी जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आरोप लगा रहा हूं सीधा सीधा। और मोदी जी के साथ में जो और लोग हैं वो भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी बुद्धि का इस्तेमाल कौन करता है? वो है मोहन भागवत और जो आरएसएस की टीम है वो इनको चलाती है। ये है कठपुतली, ये उस पर चलते हैं। और दूसरा,
गुलाम जो होता है ना, गुलाम की अपनी कोई स्वतंत्र कोई विचारधारा नहीं होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के गुलाम हैं, इसलिए उनकी तो कोई बात नहीं तो सलाह देने वाले तो एक से बढ़ के एक लोग हैं। अगर सलाह लेते तो देश को बर्बाद करने वाला, देश की तमाम जनता को तबाह करने वाला कानून कैसे बन के चला आ जाता। अगर सलाह लेते तो किसानों से बात करते, अगर सलाह लेते तो किसान संगठनों से बात करते, अगर सलाह लेते तो देश में चर्चा करवाते, अगर सलाह लेते तो विपक्ष से बात करते, अगर सलाह लेते तो कानून बनाने से पहले संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उस कमेटी को भेजते। कहीं भी तो भेजा नहीं, कहीं भी तो कुछ किया नहीं है, तो क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा कि जो गुलाम है उसका दिमाग चलता नहीं है और वो गुलामी में इतना डूब चुका होता है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है इस आंदोलन में क्या ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए किसानों को? मैंने देखिए पहले ही जब मीटिंग में मैं आया था, पहली ही बार जब इस आंदोलन में मैं हिस्सा लिया था, पहले ही दिन कहा था ईवीएम को इस आंदोलन में मुद्दा बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखें, अगर ये तीनों कानून भी वापस हो जाते हैं और एमएसपी को कानून बना दिया जाता है, फिर भी मोदी सरकार बनी रहेगी। और मोदी सरकार क्यों बनी रहेगी? क्योंकि ईवीएम उसके पास में है। और मोदी सरकार बनी है तो देश में ये गंदगी फैली ही रहेगी। ये कुछ ना कुछ, कभी इधर से कभी उधर से कभी कहीं से, कुछ ना कुछ हेरफेर ये करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ ये उठापटक करते ही रहेंगे। तो असली दिक्कत है मोदी सरकार, असली दिक्कत है भाजपा और ये जो आपकी आरएसएस है, इनको उखाड़ के फेंकना सबसे पहली जरूरत है। और भाजपा को ऐसे उखाड़ के फेंका जाएगा ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि ईवीएम वो तोता है जिसमें बीजेपी की और मोदी सरकार की जान है। ईवीएम खत्म, मोदी जी खत्म, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म, और ये खत्म तो आप समझ लीजिए कि देश बच जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा आखिर में चलते चलते कुछ संदेश देना चाहिए? संदेश बस एक, सबको हाथ जोड़ के जहां तक भी आपकी बात पहुंचे, एक तो ये काम करें, इसे आगे को बढ़ाते रहें, इस बात को आगे पहुंचाते रहें वीडियो को। और साथियों, हफ्ते में एक दिन जरूर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए समय निकालिए। ये आपके देश को बचाने का, देश की जनता को बचाने का आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी का आंदोलन है। और हम कितने भी बिजी हों, एक दिन निकाल सकते हैं। और अगर एक दिन नहीं निकाल पाए और ये आंदोलन किसी वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके दोषी आप होंगे। क्योंकि आप अगर आते, शिरकत करते, इसकी ताकत बढ़ती, तो सरकार को घुटने टिकाने पड़ते। तो ये बात ध्यान रखना, हफ्ते में एक दिन निकाल के, चाहे सिंगू बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर, चाहे राजस्थान बॉर्डर, और चाहे आप चिल्ला बॉर्डर नोएडा का है, कहीं भी आइए, इस आंदोलन में शामिल होइए। और अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप बायकॉट कीजिए। अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो उद्योग, ये इनके उत्पादन है, इनका पूरी तरह से बायकॉट कीजिए। अंबानी का रिलायंस, जहां भी रिलायंस का चिन्ह देखो, जैसे रिलायंस के स्टोर्स हैं, 8,784 पूरे देश में स्टोर हैं, जहां भी रिलायंस का चिन्ह है उसमें किसी हालत में मत जाइए। हम मर नहीं गए थे जब ये अंबानी नहीं था, हम तब भी जिंदा थे, तब भी अच्छी तरह से रहते थे। आज भी अगर उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। और बहतेरी दुकान है, वहां से खरीदिए सामान, पूरी तरह से उनका आप बहिष्कार कीजिए। रिलायंस के पेट्रोल पंप पर तेल भराने मत जाइए, चाहे स्कूटर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, आपका ट्रक हो, बस हो, किसी भी और जगह से पेट्रोल भराइए, तेल भराइए। अंबानी के जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है उन पर मत जाइए। साथ में जियो का जो फोन है, निकाल के फेंकिए आप उसको, जहां भी हो। अगर वो पोर्ट नहीं हो रहा, तोड़ दीजिए, दूसरा नया फोन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश को तबाह करने वाले और उस तबाही के षड्यंत्र में शामिल होने वाले लोगों को इस देश की जनता का करारा जवाब मिलना चाहिए। इसलिए इनका पूरी तरह से बहिष्कार करें, चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, चाहे रिलायंस फ्रेश हो, चाहे रिलायंस आपके जो बिग बाजार वगैरह हैं ये हो, चाहे रिलायंस ट्रेंड हो, जो कुछ भी रिलायंस का है। और इसके अलावा जो इनके टीवी चैनल्स हैं, जैसे कलर्स वाले जितने भी हैं वो अंबानी के ही चैनल्स हैं, जो न्यूज़ 18 हैं वो अंबानी के हैं, ईटीवी जो हैं वो अंबानी के हैं, IBN 7 अंबानी का है। ये जितने भी टीवी चैनल्स हैं इन सब का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। साथ में अडानी का जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून बेसन, जितने भी हैं फॉर्च्यून, जहां फॉर्च्यून नाम देखो आप समझ लो इस दुनिया में है ही नहीं, वो उस तरफ जाना ही नहीं है, खरीदना नहीं है। और साथ में इसके एक जो लाला रामदेव है, जिसने भगवा चोला पहन के देश को खूब उल्लू बनाया, और अब लाला बाबा नहीं है, वो लाला रामदेव है।
तो लाला रामदेव के जो पतंजलि के जितने भी उत्पादन है पूरा बहिष्कार कीजिए। साथ में जो रुचि सोया एक कंपनी, बड़े मजेदार बात है, आप देखिए रुचि सोया जो कंपनी थी वो किसी और की थी, उसको घाटे में दिखा दिया गया कि दिवाला निकल गया। जहां दिवाला निकालने के लिए एनसीएलटी में पहुंचे जो ट्राइब्यूनल है, उस ट्राइब्यूनल में 4,500 करोड़ में इसने लाला रामदेव ने खरीद लिया रुचि सोया। और अब जो है उसके रुचि सोया के तेल और जितने भी हैं, तो पतंजलि और रुचि सोया ये जितने भी मैंने बताए हैं इनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। इतना तो कर ही सकते हो यार मेरे। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, इसको करें, क्योंकि ये भी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर नहीं किया तो पछतावे के लिए भी आपको समय नहीं मिलेगा। बस इतना ही आपसे कहना है।